Class 9, Chapter 3 History, Nazism and the Rise of Hitler. Inside this, under the second video, we are going to discuss about the Hitler's rise to power. Hitler was born in Austria in 1889. After this, when he grown up in his young age, he joined the army and he participated in the First World War. He earned many medals for bravery in the First World War. The Treaty of Versailles made him furious. He was not happy after seeing this Treaty of Versailles. He joined the German Workers' Party. तो हिटलर ने क्या किया, उसने एक पार्टी ज्वाइन की जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, पॉलिटिक्स पार्टी इसने ज्वाइन की, इसका आगे जाकर के इसने रीनेम किया, फिर से नया नाम रखा जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो आगे जाकर के प्रसिद्ध हुआ नाजी पार्टी के नाम से. Nazism became a mass movement only during the Great Depression. जब हम नाजी पार्टी की बात कर रहे हैं तो करीबन 1928 में नाजी पार्टी जो था उसे ज़्यादा वोट्स नहीं मिले, जस्ट 2.6% वोट्स मिले. लेकिन जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1932 नाजी गॉट द 37% वोट्स एंड दैट नाजी पार्टी became the largest party in Germany. The Nazi propaganda stripped hopes of a better future. नाजी ने जो अपना मेन एम रखा था वो ये रखा था कि हमारा जो फ्यूचर होगा वो बहुत बेटर होगा. हिटलर वॉज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर. ये बहुत ही अच्छा भाषण देने वाला था जिसको लोग इनकी तरफ आकर्षित होते थे. He promised the people a strong nation where all would get employment. हिटलर ने सबसे प्रॉमिस किया कि हमारा जो नेशन होगा इसमें सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जितने भी लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलेगा. His politics included the significant rituals and spectacle in mass mobilization. हिटलर ने उनसे कई सारे प्रोमिस किए. ये उसने कहा कि वो जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है उनको हटाएगा. अगर हम मेन नाजी पार्टी का देखें तो इन्होंने एक रेड कलर सिंबल यूज किया और ये स्वास्तिक सिंबल यूज किया अपने बैनर के लिए. हिटलर अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड spectacle in mass mobilization. He used the swastik symbol and red banners, pamphlets, and ritualized rounds of applause to great effect during his massive rallies. तो उसने अपने रैलीज में ये सारे डिफरेंट जो सिंबल्स हैं लोगों के जो बहुत क्लोज सिंबल्स थे उनको यूज किया अपने रैलीज में. नाजी प्रोपेगेंडा skillfully projected Hitler as a मैसिव सेवियर. तो लोग समझते थे कि जो हिटलर है वो हमारे लिए सेवियर के रूप में आया है और वो हमें ये सेव करेगा. Now we are going to see that how did the Hitler remove this democracy from जर्मनी. तो जो जर्मनी कंट्री था वो पहले डेमोक्रेटिक था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था वेमर का रिपब्लिक का. तो ये सब कुछ हटा करके जर्मनी में कैसे हिटलर ने डिक्टेटरशिप ले आया. तो इसका जो पॉइंट्स है वो अभी शुरू होता है. जैसे फर्स्ट पॉइंट है ऑन 30th January 1933 हिटलर वॉज ऑफर्ड द चांसलरशिप बाय प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग. तो हिंडनबर्ग ने इसे ऑफर किया 30 जनवरी 1933 को. क्या ऑफर किया? चांसलरशिप का, प्रेसिडेंट का. उसके बाद फिर क्या हुआ नेक्स्ट? देन हिटलर अचीव द हाईएस्ट पोजीशन. ये जो पोजीशन था वो हाईएस्ट पोजीशन था इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स. तो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में उसको हाईएस्ट पोजीशन मिल गया 30 जनवरी 1933 में. हिटलर नाउ सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल. तो उसने अब कोशिश किया कि इन सबको डिसमेंटल कर दे, चेंज करे. फाइनली उसका एक प्लस पॉइंट काम किया. उस समय एक आग लग गई थी. द फायर डिसरी ऑफ 28 फरवरी 1933 सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम टू ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली. तो जितने भी उनके मेन जो डिस्ट्रिक्ट थी, जो मेन लॉ था वो सब चेंज हो गया, वो सब हटा दिया गया. उसके अंतर्गत मेनली था कि जहाँ लोगों को फ्रीडम थी स्पीच देने की, प्रेस में और असेंबली में, ये सब कुछ हटा दिया गया वहां से. कम्युनिस्ट वेर hurriedly packed off to newly established concentration camps. Now what Hitler he is doing, he banned all the political parties. तो जितने भी political parties थे जर्मनी वो सब बैंड हो गए. सिर्फ एक ही पार्टी रहा जो कि नाजी पार्टी था. इसके अलावा the famous enabling act was passed on 3rd March 1933.
This act gave all powers to Hitler and established dictatorship in Germany. जिसके Hitler he appointed that person. His name was Hasalmar Scorches. So he was the economist. Hasalmar Scorches was given the responsibility of economic recovery. तो जितने भी जर्मनी में इकोनॉमिक रिकवरी को ठीक करने के लिए इसको अपॉइंट किया गया. He initiated a state founded work creation program to ensure full production of full employment. तो इसके जितने भी इम्प्रूवमेंट किए जिसके कारण कई सारे लोगों को रोजगार मिला और उसने सारे इकोनॉमिक को जितने भी रिसोर्सेस है उसे फुल्ली यूज किया. द फेमस ऑटोबैन and Volkswagen were the results of this spirit, which you can see in this diagram. He aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. Hitler pulled out of the League of Nations in 1933. Reoccupied the Rhineland in 1936. So अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो अभी डिस्कशन हो रहा है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 तो खत्म हो चुका है. उसके बाद अब बिटवीन दिस प्रोपोगेंडा जो हमने अभी डिस्कस किया जिसके कारण लोग सैड हैं. जब भी वर्साली का ट्रीटी उन्होंने साइन किया था जिसके कारण वो रिवेंज लेना चाहते हैं और अब यहाँ का डिक्टेटरशिप आ गया है जिसका नाम जो मेन लीडर है वो हिटलर है जिसने नाजी पार्टी ऑर्गेनाइज किया. और उसके बाद वो कैसे रिवेंज लेने के लिए अब एक नया वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने वाला है जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं. तो what happened, what he did first he reoccupied the Rhineland in 1936. तो 1936 में हिटलर ने क्या किया, राइनलैंड जो था उसको ऑक्युपाई कर लिया. नेक्स्ट अगेन इन द ईयर ऑफ 1938 he captured he integrated the Austria and Germany. दोनों को क्या किया उसने साथ में मिला लिया और उसका जो मेन स्लोगन था वो क्या था, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर. मीन्स एक इंसान एक पूरा किंगडम और एक लीडर. तो इस तरह का उसने अपना स्लोगन दिया. ही देन टुक सुडेनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया. तो उसने फिर और आगे अपना एरिया बढ़ाना शुरू किया जिसमें उसने ये जो चेकोस्लोवाकिया वाला एरिया है उसको भी ऑक्युपाई कर लिया. नेक्स्ट हिटलर हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड. ही चूज वॉर एज अ वे आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस. तो उसने जितने भी अपने जर्मनी में प्रॉब्लम हो रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही थी, तो उसने अपना जो वे सेलेक्ट किया वो वॉर का सेलेक्ट किया, लड़ाई का सेलेक्ट किया. रिसोर्सेज वे टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. इन सितंबर 1940 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड. अब धीरे धीरे जर्मनी जो है वो पोलैंड की तरफ मूव कर रहा है 1940 में. दिस स्टार्टेड अ वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड जिसके कारण जो इसकी लड़ाई है हिटलर की जर्मनी की जो मेन एरिया जो ऑक्युपाई कर रहा है जर्मनी फ्रांस और इंग्लैंड की तरफ जो बढ़ रहा है जिसने पोलैंड का एरिया ले लिया है जिसके कारण फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो जर्मनी के अगेंस्ट हो जाते हैं. देन धीरे धीरे क्या हम देख रहे थे, यूएसए रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व इन दी वॉर. और धीरे धीरे यूएसए जो है वो भी इन्वॉल्व होने लगता है. पहले यूएसए वॉज नॉट रेडी टू अगेन डू द वर्ल्ड वॉर बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी he remember about the first world war, that all economic crisis, so he was just trying to be back. But at last when he saw that Germany, they are occupying most of the land surface, he also involved in this world war. But when Japan extended its support to Hitler and bombarded Pearl Harbor, the USA entered the war. So now what we will see that Germany जो कंट्री है उसके साथ इटली और जापान आकर के मिल जाते हैं. वो मिल करके एक ग्रुप बन जाते हैं. और अब धीरे धीरे जब जापान जो है वो जो एरिया है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंतर्गत आता है, जो हार्बर एरिया है हवाई आइलैंड में, तो इस पर्ल हार्बर एरिया को जब जापान कैप्चर करता है उसके कारण द वॉर. सो उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद जस्ट वॉर एंड हो जाता है. ये वॉर एंड कैसे होता है, द वॉर एंडेड इन 1945 विथ हिटलर्स डिफीट एंड द यूएस बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान. तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो एंड होता है जहाँ पे हिटलर हार जाता है और उसके अलावा जापान में जो है वो बॉम्ब अमेरिका गिराता है हिरोशिमा और नागासाकी में, जो कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को वो गिराया जाता है. So the Second World War was totally end up, and just after this that on 8th May 1945 को जर्मनी ने जो है वो अपना सरेंडर कर लिया. किसको सरेंडर किया उसने, अलायंस कंट्रीज को. इसके अलावा इसमें जितने भी एरियाज थे वो अफेक्ट हुए थे जापान के, जो कि यूएसए ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था हिरोशिमा और नागासाकी में.
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू वी विल सी अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ नाजी पावर। तो उस समय जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था नाजिज्म का, that we will see now. So according to this Nazi ideology, there was no equality between people but only racial hierarchy. इनके अलावा इनका मानना था कि वहां पे कोई भी इक्वालिटी नहीं है, लोगों के बीच में एक कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोग रेशियल के अकॉर्डिंग वहाँ पे मार्किंग किए गए थे। इसमें इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे एक गैस चैम्बर में लोगों को बर्न कर दिया जाता था, जिसमें ये नाजी लोगों ने बहुत किया है। एक जिसमें उन्होंने मेनली क्या किया, उसमें बहुत सारे लाइक 6 मिलियन ज्यूज लोगों को मार डाला, 2 लाख जिप्सीज को मारा, 1 मिलियन पुलिस सिविलियंस को मारा। इसके अलावा 70 लाख जो है वो डिजेबल्ड पीपल होते हैं जर्मनी के, उन लोगों को मारा। तो मेनली जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल है, उसने जितने भी वहाँ के सोल्जर्स थे उनको इसके लिए मेन इन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट इन लोगों को मेनली 11 नाजीज को डेथ के लिए अनाउंस किया। और उसके अलावा जितने भी थे उनको रेस्ट ऑफ द लाइफ फॉर द प्रिजन के लिए अनाउंसमेंट दी। ये इसके अलावा अगर हम देखें कि नाजी कैसे ट्रीट कर रहे थे, उनका क्या आइडियोलॉजी था, सो मेनली इट वॉज टोटली फॉलो ऑन द रेशियल हायरार्की। वो लोग रेशियल हायरार्की को फॉलो कर रहे थे। नॉर्डिक जर्मनी आर्यंस वे दी बेस्ट, उन्होंने नॉर्डिक आर्यंस को सबसे बेस्ट, सबसे प्योर माना। इसके अलावा वो जितने भी ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक्स, रशियंस, इन सबको वहाँ पे इन लोगों ने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, कभी इनकी रेस्पेक्ट नहीं की, इवन हमेशा उनके अगेंस्ट गए ये लोग। The other aspects of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum और living space. तो हिटलर ने अपना जो एरिया है उसको बढ़ाने और लाइफ जीने के तरफ इम्पोर्टेंस दी है। उसने कभी भी ज्यूज के लिए वहाँ पे जो सबसे वर्स्ट कंडीशन था वो ज्यूज का था वहाँ पे जर्मनी में, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो ज्यूज है वो किलर ऑफ क्राइस्ट है, उन्होंने क्राइस्ट को मारा है और इसलिए उन्हें कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, उन्हें मनी लेंडर्स माना जाता था। इसके अलावा हिटलर जो था वो उन्हें सबसे ज़्यादा हेट करता था ज्यूज को, जिसके कारण ज्यूज वे एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोसाइटी। इवन सोसाइटी में भी लोग उन्हें रेस्पेक्ट नहीं करते थे। देयर बिजनेस वॉज बॉयकॉटेड, जितने भी बिजनेस थे ज्यूज के उन सबको लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। जितने भी ज्यूज थे वो अपने जॉब से हाथ धो बैठे, उनका जॉब छूट गया, उनके घर छूट गए। द ज्यूज वेयर फोर्स टू लीव दिस एरिया। सो जो ज्यूज थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपना एरिया छोड़ करके गिटॉस वाले एरियाज में चले जाएं, जो कि अनहाइजीनिक था। वो प्लेस बहुत गंदा रहता था, जिसमें लोगों की बीमारियां बहुत जल्दी बढ़ रही थी। तो एक तरह से वो उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ज्यूज पीपल के लिए। एंड नॉट ओनली दिस मच, व्हेन वी विल मूव फॉरवर्ड, व्हाट वी विल सी दैट ऑन दैट टाइम दे वर यूजिंग गैस चैम्बर। तो एक तरह से ये मास किलिंग था। ज्यूज लोगों को, बहुत सारे ज्यूज लोगों को एक साथ एक गैस चैम्बर में ही जमा करके उन्हें एक बार में मार दिया जाता था, तो जिसे हम हॉलोकॉस्ट भी कहते हैं। तो इस तरह के मेन प्रोपेगेंडा जो है वो हिटलर ने अपनाया था। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्कूल्स अंडर नाजी पार्टी। तो जितने भी स्कूल्स थे वो हिटलर रूल के अंतर्गत कैसे चल रहा था। तो मेनली जो हिटलर है उसने जो स्कूल्स थे उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको मेन जो इम्पोर्टेंस दिया एजुकेशन का वो नाजी आइडियोलॉजी का दिया। तो मेन जी जो वहाँ पे टीचिंग होगा वो बेस्ड होगा नाजी ये आइडियोलॉजी पे। इसके अलावा उसने स्कूल्स के जितने भी टीचर्स थे वो सब के सब जर्मन टीचर्स को रखा। जितने भी वहाँ पे ज्यूज या डिफरेंट रेसिस के टीचर्स थे उन सबको हटा दिया। चिल्ड्रन वे डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जितने भी बच्चे थे उन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया, एक डिजायरेबल और दूसरा अनडिजायरेबल। तो डिजायरेबल के अंतर्गत जितने भी जर्मन के मेन रेशियल वाले थे, ये मेन आर्यंस थे, उनको रखा गया। उसके अलावा जो अनडिजायरेबल थे, जो कि ये हैंडीकैप्ड हो या फिर किसी और रेस के हो, उन्हें रखा गया और बाद में फिर उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता था। फिर टेक्स्ट बुक्स वेयर री रिटन, टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिखा गया, जिसमें फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल्स वाज टू नर्चर द स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेसिव। तो इन सब पे हिटलर ने ज्यादा फोर्स किया। मेनली 10 साल 10 years old had been enter जॉन्क वॉल्क। तो जितने भी 10 से 14 साल के जो बच्चे होते थे वो जॉन्क वॉल्क में आ जाते थे, एंटर कर जाते थे। और एट द एज ऑफ 14 ऑल बॉयज ज्वाइंस हिटलर यूथ। तो सब जितने भी बच्चे थे वो
हिटलर यूथ को ज्वाइन कर लेते थे, जो पहले जाकर के पहले इसका नाम नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में इसका नाम चेंज होकर के हिटलर यूथ पड़ा। सो इन सारे बच्चे जो भी थे वो 14 इयर्स के आने के बाद वो हिटलर यूथ को ज्वाइन करते थे। दे ज्वाइन द लेबर सर्विस एट 18, और 18 साल में वो अपना लेबर सर्विस ज्वाइन करते थे, बाद में वो आर्मी में ज्वाइन हो जाते थे। सो द नाजी कल्ट ऑफ मदरलैंड। तो मेनली अब हम देख रहे हैं कि जो नाजी था या जो हिटलर था उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था फीमेल्स की तरफ। सो जो हिटलर है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंस दिया इन द ईयर ऑफ 1933, ही गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द फीमेल। क्यों इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन हर तरह का इंपॉर्टेंस दिया उसने, कुछ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, कुछ फीमेल्स को, कुछ को नहीं। तो किस बेसिस पे उसने इंपॉर्टेंस दिया? द बॉयज वे टाउट टू बी एग्रेसिव, masculine and steel hearted. Women were told to be good mothers and raise pure blooded Aryan children. तो मेनली उसने इम्पोर्टेंस ये दिया कि उसने फीमेल्स को बहुत अच्छा माना, लेकिन उसने ये कहा कि मेनली उसने आर्यंस की जो फीमेल्स होती थी वो आर्यन को जो जन्म देती थी, आर्यन वाले बच्चों को, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। दे वे इनकरेज टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रन, उन्हें फोर्स किया जाता था, उन्हें इनकरेज किया जाता था कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जन्म दें, और उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ऑनर किया जाता था। जैसे जो डिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी ये उन्हें रिवॉर्ड्स दिया जाता था, और जो फीमेल्स अनडिजायरेबल किड को जन्म देती थी उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। जो डिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता था हॉस्पिटल की तरफ से। उन्हें शॉप्स में कंसेशन दिए जाते थे, थिएटर्स में और रेलवेज में। उन्हें किस तरह के ऑनर दिए जाते थे? ऑनर क्रॉसेस वेयर अवॉर्डेड टू इनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, एंड मोर चिल्ड्रन दे विल प्रोड्यूस, दे विल गेट मोर मेडल। तो किस तरह के मेडल्स दिए जाते थे? अगर उसने 4 बच्चों को जन्म दिया तो उसे ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। नेक्स्ट, अगर 6 बच्चे हैं तो उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाता था। अगर किसी के 8 बच्चे हैं या उससे ज्यादा है तो उन्हें गोल्ड देन क्रॉसेस का मेडल दिया जाता था। सो दे हैड टू बी बेरियर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस। तो उन्हें आर्यन कल्चर और रेस को ज्यादा उसने आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से नए नए आइडियाज को आगे बढ़ाया। The art of propaganda. Mainly, the Nazi regime used language and media with care and often to great effect. मेन जो नाजी पार्टी था उसने डिफरेंट वहाँ का जो मेन लैंग्वेजेस था और मीडिया इन सबको यूज किया। दे यूज फिल्म्स, पिक्चर्स, रेडियो पोस्टर्स एक्सेट्रा टू स्प्रेड हेटेड फॉर ज्यूज। उसने जितने भी वहाँ पे फिल्म्स थे, पोस्टर्स थे, रेडियो चैनल, हर जगह पे उसने ये दिखाया कि जो ज्यूज हैं वो बहुत गंदे हैं, जिसके कारण लोग कहीं भी ज्यूज को देखते थे तो वो उन्हें इन्फॉर्म कर देते थे पुलिस को। वो सब सारे लोग जो थे वो ज्यूज को हेट करने लगे। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। उन्होंने लोगों के माइंड में वर्क करना शुरू कर दिया था। टैप देयर इमोशंस एंड टर्न्ड देयर हेट्रेड एंड एंगर टू दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। तो जो भी लोग अनडिजायरेबल थे उन लोगों ने उन्हें हेट करना शुरू कर दिया। Crimes against humanity. People saw the world through Nazi eyes and spoke the Nazi language. लोगों ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सिर्फ और सिर्फ नाजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दिया। नाजी के जो लैंग्वेजेस थे, नाजी का जो आइज था, उन सब से उन्होंने सिर्फ देखा, अपनी तरफ से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू यूज नहीं किया। एट टाइम्स इवन द जूस बिगेन टू बिलीव इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम। उन्होंने इवन नाजी की तरफ से अपना थिंकिंग ला करके एक स्टीरियोटाइप वहां पे ले आया जिसमें उन्होंने ज्यूस को बहुत हेट किया। Knowledge about the Holocaust. It was only after the war ended that people came to know about what had happened. तो अभी तक जितना कुछ हो रहा था जर्मनी में किसी को कुछ नहीं पता था। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद लोगों को पता चला कि फाइनली जर्मनी में हो क्या रहा था ज्यूज के साथ। द ज्यूज वांटेड द वर्ल्ड टू नो अबाउट the enterprise and sufferings they had endured during the Nazi killing operations. ज्यूस चाहते थे कि लोगों को पता चले कि जर्मनी में उनके साथ क्या हो रहा है, लोग कैसे इतने सारे ज्यूस वहां पे मारे गए। They just wanted to leave even it was for a few hours to tell the world about the Holocaust. तो वो लोगों को बस इतना बताना चाहते थे कि हॉलोकॉस्ट में कैसे इतने सारे लोगों को चैम्बर में डाल करके कैसे मार दिया जाता था, जिसके बारे में वो पूरी दुनिया को बताना चाहते थे। थैंक यू।